रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड किंग रीबर्थ 11 रात का वक्त नागलोक। दीक्षित और रक्षित आमने सामने खड़े हुए थे। दोनों की आंखों में गुस्से का सैलाब साफ नजर आ रहा था। रक्षित अपनी आंखों में गुस्सा लिए दीक्षित से बोला, चलिए हम भी देखते हैं कि कौन इस खेल में जीतता है, आपकी जिद या हमारा प्यार। दीक्षित अपना सिर हिलाकर बोला, हमारी दोस्ती और हमारा जिद ही जीतेगा, आपसे वादा है हमारा। रक्षित दीक्षित की बात पर अपना सिर हिलाकर उसके कमरे से बाहर चला जाता है और सीधा अपने कमरे में चला आता है। रक्षित जब अपने कमरे में आता है तब देखता है कि शिवन्या उसके जगह पर हाथ फेर रही थी और तकिया नीचे गिरा हुआ था। रक्षित आगे बढ़कर शिवन्या के हाथ को पकड़कर उसके बगल में लेटने लगता है तो शिवन्या आंखें खोलकर कहती है, आप कहाँ चले गए थे? रक्षित एक गहरी सांस लेकर बोला, श्री, हमारे ख्याल से आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। शिवन्या अपनी नींद भरी नजरों से रक्षित को देखते हुए बोली, हमारे कमरे में? लेकिन क्यों, आपके कमरे में कोई खराबी है क्या? रक्षित अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, खराबी कोई नहीं है, कोई देखेगा तो गलत सोचेगा। शिवन्या रक्षित के सीने में अपना सिर घुसाते हुए बोली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें जो सोचना है सोचने दीजिए, हम आपसे प्यार करते हैं। रक्षित शिवन्या के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर करके बोला, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे दूर नहीं जाना चाहते, कभी भी दूर नहीं जाना चाहते। शिवन्या हल्का सा ऊपर होकर रक्षित के गाल पर चूम कर बोली, और हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर होंगे भी नहीं रक्षित शिवन्या की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है और उसके सिर को अपने सीने पर रखते हुए कहता है, आंखें बंद कर लीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। शिवन्या रक्षित की बात मानकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे जल्दी नींद आ जाती है। रक्षित किसी गहरी सोच में खो जाता है। एक हफ्ते बाद शिवन्या और दक्ष की शादी की बात हर तरफ फैल चुकी थी और रक्षित फिर से तक्षक जाने के प्लान में लगा हुआ था। शिवन्या रात के वक्त घूमते फिरते फिर से रक्षित के कमरे में आ जाती है, जहां पर उसे रक्षित नजर नहीं आता। शिवन्या रक्षित को आवाज लगाते हुए बोली, रक्ष कहाँ हैं आप? लेकिन उसे जवाब में कुछ भी हासिल नहीं होता। शिवन्या इधर उधर देखते हुए थोड़ा बालकनी की तरफ जाती है, लेकिन रक्षित कमरे में ही नहीं था। तभी उसे बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। शिवन्या हल्का सा रक्षित के कमरे से बाहर अपने कदम बढ़ाती है, तब उसे आवाज साफ सुनाई देती है, दो लोग बातें कर रहे थे। शिवन्या अपना सर निकलकर देखती है तो बाहर रक्षित एक आदमी से बात कर रहा था जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। शिवन्या उसे आदमी को देखते हुए खुद से बोली, यह तो नागलोक का वासी नहीं लगता, कौन है यह और रक्ष इसे क्या बातें कर रहे हैं? इतना सोचते हुए शिवन्या उन दोनों की तरफ देखते हुए गौर से उनकी बातें सुनने लगती है। रक्षित सामने वाले आदमी से कह रहा था, हम कल निकलने वाले हैं, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर कोई रास्ते में आएगा तो जान से जाएगा। सामने वाला आदमी रक्षित की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, अगर इस बारे में नागराज को पता चल गया तो? रक्षित उस आदमी को घूरते हुए बोला, गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए पहले ही हार मत मानिए, और अगर कोई बीच में आया तो हमने कहा ना जान से जाएगा, चाहे वो नागराज ही क्यों ना हो। रक्षित की बात सुनकर शिवन्या की आंखें बड़ी हो जाती है और वो खुद से कहती है, रक्ष बाबा को मारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? वो आदमी रक्षित की बात पर अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। शिवन्या जल्दी से नागिन रूप में आकर वहां से अपने कमरे के लिए निकल जाती है। अगला दिन शाम का वक्त, सावन का महीना चल रहा था, जिस कारण तैयारियां चल रही थी। हर शाम को नागलोक सोने की तरह चमक रहा था। आज मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। शिवन्या 19 साल की उम्र में और ज्यादा खूबसूरत नजर आती थी, उसकी त्वचा सोने की तरह चमकते थी। वही दीक्षित और रक्षित 23 साल के थे, लेकिन उन दोनों को देखकर लगता था कि जैसे वो दोनों 20 साल के बच्चे ही हैं। रक्षित छोटी सी मुस्कान लिए शिवन्या को देख रहा था, वही दीक्षित के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। शिवन्या रक्षित और दीक्षित के पास आकर बोली, आप दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलिए अंदर चलते हैं। दीक्षित शिवन्या की बात पर बोला, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। शिवन्या दीक्षित की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, आपका धन्यवाद। फिर रक्षित की तरफ देखती है, लेकिन रक्षित बिना उस पर ध्यान दिए मंदिर की तरफ चला जाता है। शिवन्या रक्षित को जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेती है और खुद भी दीक्षित के साथ उसके पीछे मंदिर के अंदर चली जाती है। दोनों जब मंदिर में पहुंचते हैं तो देखते हैं नागराज पूजा कर रहे थे और रक्षित के साथ बाकी नागवासी हाथ जोड़े महादेव के सामने खड़े हुए थे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद शिवन्या अपना एक आंख खोलकर रक्षित की तरफ देखती है, जो कि वहां पर नहीं था। शिवन्या अपनी दोनों आंख खोल रक्षित को इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे रक्षित कहीं नजर नहीं आता। शिवन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर आरती बीच में ही छोड़कर मंदिर से बाहर चली जाती है।
शिवन्या मंदिर से बाहर आती है तो उसकी नजर जाते हुए रक्षित पर जाती है। शिवन्या उसके पीछे जल्दी से जाकर कहती है, रक्ष आप कहाँ जा रहे हो इस वक्त? रक्षित रुककर पलटकर शिवन्या को देखते हुए बोला, हमारा जो काम है उसे पूरा करने जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिए श्री, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, लेकिन ऐसे कैसे, आप जा कहाँ रहे हैं हमें बताइए तो सही। रक्षित शिवन्या के पास आ उसके माथे को चूम कर बोला, हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, आप हमारा इंतजार कीजिए। शिवन्या भरी आंखों से रक्षित को देखते हुए बोली, आप हर बार ऐसा काम क्यों करते हैं रक्ष, जिसके चलते हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े? आप बाबा की बात क्यों नहीं मानते, क्यों हर बार बागी बनने की कोशिश करते हैं? शिवन्या के इन सवालों और इल्जाम पर रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, जुबान तो आपकी है लेकिन उसका आपके नहीं है श्री, और हम बागी नहीं है, एक जंगबाज है जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। शिवन्या रक्षित की बात सुनकर बोली, कौन सा हक? कुछ दिन बाद दक्ष और हमारी शादी हो जाएगी, कब बात करेंगे आप बाबा से? रक्षित शिवन्या की आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोला, नहीं होगी, आप दोनों की शादी हमने नागराज से बात कर लिया है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम नागराज को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो आपके बाबा ही क्यों ना हो। शिवन्या हैरानी से रक्षित को देखते हुए बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? वो हमारे बाबा हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर हम उन्हें समझाएं तब वो मान जाएंगे। रक्षित शिवन्या के गाल पर हाथ रखकर बोला, हमें समय हो रहा है, हमें जाना है, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर शिवन्या के माथे पर चुनकर सुरक्षित वहां से अपने कदम बढ़ा देता है। शिवन्या बस आंखों में नमी लिए रक्षित को जाता हुआ देखती रहती है। 2 दिन बाद दीक्षित और शिवन्या की शादी थी, जिसकी तैयारियां लगभग हो चुकी थी और रक्षित अभी तक नहीं आया था। शिवन्या अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी नागराज से बात करने का, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। शिवन्या सब लोगों के साथ बैठे शादी के रस्मों को पूरा कर रही थी और उसके सामने दीक्षित मुस्कुराते हुए बैठा उसे देख रहा था। शिवन्या एक गहरी सांस लेकर यह सोचती है कि नागराज से ना सही दीक्षित से बात करके वो इस शादी को रोक सकती है। ये सोचकर शिवन्या दीक्षित के पास जाकर बोली, दक्ष हमें आपसे कुछ बात करनी है। शिवन्या की बात सुन दीक्षित मुस्कुराते हुए बोला, हाँ कहिए श्री, क्या बात करनी है? शिवन्या गहरी सांस लेकर दीक्षित से बोली, हमें रक्ष पसंद है और हम उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। दीक्षित बिना किसी भाव के बोला, हमें पता है कि आपके और रक्ष के बीच में क्या चल रहा है और रक्ष से हमने बात भी कर ली है। शिवन्या दीक्षित की बात सुनकर बोली, अगर आपने बात कर ली है तो इसका मतलब है कि आप हमसे शादी नहीं करेंगे, ना आप बाबा से बात करेंगे ना दक्ष। दीक्षित शिवन्या की बात सुनकर बोला, रक्ष ने हमसे कहा है आपसे उनका मन भर गया है और हम आपसे शादी कर ले, इसीलिए हम आपसे शादी कर रहे हैं और रक्ष यहाँ से चले गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। शिवन्या दीक्षित की बात सुना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हैं ना, रक्ष हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। दीक्षित शिवन्या के कंधे पर हाथ रखकर बोला, श्री हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अभी से नहीं बचपन से, और आप रक्ष के लिए हमारे एहसासों को अनदेखा कर रही है। शिवन्या दीक्षित के हाथ को हटाते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हैं, रक्ष ने कहा है कि वह वापस आएंगे हमारे पास, हमसे शादी करेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं दक्ष। दीक्षित अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो बताइए कहाँ है रक्ष? 2 दिन बाद हमारी शादी है लेकिन अभी तक वह आए नहीं, ऐसा क्यों? शिवन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता, देखना वह आएंगे, अभी शादी को 2 दिन बाकी है, वो कल आएंगे नहीं तो परसों आएंगे, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारा वादा है आपसे। इतना कहकर शिवन्या नाराजगी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दीक्षित शिवन्या को जाता हुआ देखता है और अपना सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। 2 दिन बाद शिवन्या दुल्हन के लिबास में अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने अब लगभग सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि रक्षित वापस आएगा, क्योंकि रक्षित का दूर दूर तक कोई नाम और निशान नहीं था। रात हो चुकी थी और 2 औरतें शिवन्या को लेने के लिए कमरे में आती हैं। शिवन्या बिना किसी भाव के उनके साथ चलते हुए मंडप तक चली जाती है। उसकी नज़र दीक्षित पर जाती है जो कि मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शिवन्या बिना किसी भाव के उसके साथ मंडप में बैठ जाती है। धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगते हैं। फेरे पूरे होने के बाद दीक्षित सिंदूर भरने के सिंदूर उठना है कि एक लाल रंग की लेयर जाकर दीक्षित को पड़ती है, जिस कारण दीक्षित दूर गिर जाता है। सभी लोग अचानक हमले से हैरान हो जाते हैं। नागराज रक्षित के सामने आकर बोले, रक्ष ये क्या बदतमीजी है, आप दक्ष को क्यों मार रहे हैं? रक्षित लाल आंखों से नागराज को घूरते हुए बोला, बहुत अच्छा खेल खेला है आपने और दक्ष ने मिलकर नागराज। शिवन्या रक्षित की आवाज पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, रक्ष आप कहाँ थे?
रक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, और आप श्री, आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं था। हमने आपसे कहा था ना कि हम वापस आएंगे, लेकिन आप किसी और से शादी कर रही हैं। हम इतना प्यार करते हैं आपसे, हमारे प्यार का कोई मोल नहीं है। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए रक्षित से बोली, ऐसा नहीं है रक्ष, आप नहीं आ रहे थे, और हम किसे कहते कि हम आपसे प्यार करते हैं, और किस मुंह से कहते हैं, आप तो खुद नहीं थे ना यहाँ पर। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, आप हमसे प्यार करती हैं ना, तो हमें चुनिए या फिर अपने बाबा को, जिन्होंने हमें पिछले एक हफ्ते से कैद करके रखा था। शिवन्या हैरानी से नागराज की तरफ देखने लगती है। दीक्षित खड़ा होकर गुस्से में रक्षित से बोला, आपने बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं रक्ष। रक्षित दीक्षित पर चिल्लाकर बोला, आप अपना मुंह बंद कीजिए, आप धोखेबाज हैं। दीक्षित रक्षित की बात सुनकर बोला, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। नागराज आधे सांप के रूप में आकर रक्षित को पकड़कर दूर फेंक देते हैं। शिवन्या ये देखकर रक्षित की तरफ जाने लगती है, जिस पर नागराज रक्षित को पकड़ लेते हैं। शिवन्या नागराज की तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, बाबा हम रक्ष से प्यार करते हैं, दक्ष से नहीं। नागराज शिवन्या को घूरते हुए बोले, हमने आपके लिए दक्ष को चुना है और हमारा फैसला पत्थर की लकीर है, हम उसे किसी के लिए नहीं बदलते। तभी रक्षित ले बैठता है, जो सीधा जाकर नागराज के पेट पर लगती है और नागराज के मुंह से खून आने लगता है। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए नागराज के सामने आकर बोली, रक्ष आप ये क्या कर रहे हैं। रक्षित अपने मुंह में आया खून पोंछते हुए बोला, हमने आपसे कहा था ना, अगर हमारे बीच कोई आएगा तब वह जान से जाएगा, चाहे आपके बाबा ही क्यों ना हो। शिवन्या रक्षित की बात सुन चिल्लाते हुए बोली, तो हम आपको नहीं चुनेंगे, हम हमारे बाबा को चुनेंगे, हमें आपके साथ नहीं रहना। रक्षित की आंखें धीरे धीरे पूरी लाल होने लगती हैं, उसके कान में सिर्फ शिवन्या की कही बात गूंज रही थी। दीक्षित शिवन्या को शांत कराने के लिए उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और उसे शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाए श्री। रक्षित उन दोनों को पूरी तरीके से घूरते हुए नागराज को घूरते हुए बोला, सब आपके कारण हो रहा है, अगर आप मर जाते हैं ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रक्षित नागराज को मार देता है, जिसे देखकर शिवन्या तुरंत बेहोश हो जाती है और बाकी सब लोग रक्षित की तरफ बढ़ते हैं तो रक्षित वहां से तुरंत गायब हो जाता है। नागलोक, नागराज के मर जाने के कारण पूरा नामलोक शोक में डूबा हुआ था। सुबह हो चुकी थी, शिवन्या और दीक्षित की शादी नहीं हुई थी और रक्षित तो वहां पर था ही नहीं। एक आदमी शिवन्या के पास आकर बोला, राजकुमारी समय हो गया है, हमें नागराज को अंतिम विदाई दे देनी चाहिए। उसे आदमी की बात सुनकर शिवन्या अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखती है। दीक्षित जाकर शिवन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, श्री हमें नागराज को अंतिम विदाई देनी होगी, खुद को संभालिए। शिवन्या दीक्षित की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, हम खुद हमारे बाबा को अंतिम विदाई देंगे। शिवन्या की बात सुन सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। दीक्षित सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, श्री बिल्कुल सही कह रही है, नागराज और नागलोक की वो आखिरी उत्तराधिकार है और उनसे वो हक कोई नहीं छीन सकता। दीक्षित की बात सुनकर आगे कोई भी और कुछ नहीं कहता। शिवन्या नागराज को अंतिम विदाई देती है और अंतिम विदाई का कार्य खत्म होने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम के वक्त शिवन्या चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी कि उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। शिवन्या धीरे से अपना सिर उठाकर देखती है तो सामने रक्षित खड़ा हुआ था। रक्षित को देखकर शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, हमारा सब कुछ छीनने के बाद आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है रक्ष, जो आप हमारी शांति भी छीनने चले आए, क्या करने आए हैं यहाँ पर। रक्षित बिना किसी भाव के शिवन्या को देखते हुए बोला, हम आपको लेने आए हैं, हमने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। शिवन्या रक्षित की बात सुनकर गुस्सा में चिल्लाकर बोली, आपने जो कुछ भी किया अपने अहम में किया, बेमतलब का हमारा नाम लेकर हमें अपनी तरह कातिल मत बनाइए। क्या बिगाड़ा था हमारे बाबा ने आपका जो आपने हमें अनाथ कर दिया। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, हमने कुछ नहीं किया है। शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, आपको शर्म नहीं आती, महादेव और सारे नागवासियों के सामने आपने हमारे बाबा का कत्ल किया है और आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। रक्षित फिर से बोला, हम अभी भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। शिवन्या वही घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। रक्षित शिवन्या के पास आकर उसके कंधों पर हाथ रख उसे उठाते हुए कहता है, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया है। शिवन्या रक्षित के हाथ को झटकते हुए बोली, दूर रखिए अपने इन गंदे हाथों को, हमें आपके स्पर्श से भी नफरत हो रही है, आप चले जाइए यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाएगा हमें। रक्षित 2 कदम शिवन्या से दूर होकर बोला, हम आपसे प्यार करते हैं श्री, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी कभी नहीं छोड़ेंगे।
शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए रक्षित को देखते हुए बोली, हमें आपसे नफरत है, चले जाइए, हमेशा के लिए हमारी आंखों के सामने से, वरना। रक्षित शिवन्या को शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाए, हम चले जाएंगे, लेकिन हम आपको लिए बगैर नहीं जाएंगे, हम आपके बगैर नहीं रह सकते श्री। शिवन्या रक्षित पर चिल्लाते हुए बोली, हमारे बाबा ने हमारे लिए दक्ष को चुना है और हम उनसे ही शादी करेंगे, आप हमारी जिंदगी से चले जाइए। रक्षित अपनी आंखें छोटी कर शिवन्या को घूरते हुए बोला, हमने कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमारे सामने ही हमारे छोटे भाई से शादी करने का दावा कर रही है। शिवन्या रक्षित की बात पर चिल्लाकर बोली, आपने बिल्कुल सही सुना, हम दक्ष से शादी करेंगे, हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, चले जाइए यहां से, वरना हम अभी सबको बुलाकर आपको मरवा देंगे। रक्षित अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या कहा आपने, आप हमें दूसरों से मरवा देंगे, आप में इतनी ताकत है श्री। शिवन्या इधर उधर देखते हुए चाकू उठाकर रक्षित को धमकाते हुए बोली, देखिए रक्ष, हम आपको आगाह कर रहे हैं, हमसे दूर रहिए, वरना हम आपको चाकू मार देंगे। रक्षित शिवन्या के धमकी को इग्नोर कर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप हमें मार देंगी, मारकर बताइए, हम देखना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं हमारे साथ। शिवन्या रक्षित को धमकाते हुए पीछे होने लगती है तो रक्षित आगे बढ़कर शिवन्या के हाथ से चाकू लेकर फेंक देता है और उसके बालों को कसकर पकड़ शिवन्या के चेहरे को अपने बिल्कुल पास लाकर कहता है, आपकी आंखों में अभी भी हमारे लिए वो चाहत है, अभी भी वो दर्द है जिससे आप और हम महसूस करते हैं और आप हमें मारने की धमकी दे रही है श्री। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए रक्षित के सीने पर मारते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया रक्ष, हमारे बाबा को क्यों मार डाला आपने। रक्षित शिवन्या के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे के बेहद पास आकर बोला, जब किसी ने काम में कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करे तो उसे रास्ते से हटा देना चाहिए, आपके और हमारे बीच आपके बाबा बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इसीलिए हमने उन्हें रास्ते से हटा दिया। शिवन्या रक्षित को धक्का देते हुए दीवार में लगे हिरण के सींग में धकेल देती है, रक्षित अपने साथ शिवन्या को भी उसी में खींच लेता है। रक्षित के मुंह से खून आने लगता है और कहीं शिवन्या रक्षित की सीने पर सिर रखकर अपनी सांसें रोक लेती है और रक्षित शिवन्या के माथे पर चूमते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। फ्लैशबैक एंड रात का वक्त, हवेली, बीकानेर। सब चीजों को सुनते हुए शिवन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो अभी भी सदमे में थी। रक्षित बुक पर हाथ फेरता है तो वो बुक गायब हो जाती है। रक्षित अपनी छुरीदार नजरों से शिवन्या को घूरते हुए बोला, अब पता चला तुम्हें सपोली, मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता। शिवन्या रक्षित की आवाज सुन होश में आती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन इसमें मेरी गलती कहाँ है। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, पूरा रामायण खत्म होने के बाद तुम मुझसे जानना चाहती है कि सीता माता कौन थी। हाउ केयरलेस सप्ली। शिवन्या बिस्तर पर लेटते हुए बोली, सब बकवास है और अगर तुम पुनर्जन्म का बदला लेने के लिए मेरे साथ तमाशा कर रहे हो, सो आई स्वेयर आई विल किल यू। रक्षित शिवन्या के बाजू को पकड़कर उसे जबरदस्ती उठाते हुए बोला, मुझे डाइवोर्स चाहिए। शिवन्या रक्षित की आंखों में देखते हुए बोली, हो सकता था, अगर मुझे इस पुनर्जन्म की कहानी के बारे में पता ना हो तो मैं एक बार तुम्हारे नफरत के चलते तुम्हें तलाक दे भी देती, लेकिन अब तुम चाहे नाक रगड़ लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। रक्षित शिवन्या की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हारे कारण मेरे अपनों को तकलीफ हो रही है, तुम्हारे बाप ने शांतनु को लगभग जान से मार दिया था। शिवन्या रक्षित की बात सुनकर बोली, एक बात बताओ, किसी और की गलती की सजा हम क्यों भुगते हैं, मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, अब मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, तो ठीक है, अगर मैं उन लोगों के साथ कुछ भी करता हूं तो तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। रक्षित की बात पर शिवन्या बिस्तर पर लेटते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे उन सब में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना, गुड नाइट। इतना कहकर शिवन्या चादर ओढ़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रक्षित बुरी तरीके से शिवन्या को घूरते हुए खुद से बोला, शिवन्या सिंघल, अगर मैं तुम्हारे बाप को खून के आंसू ना रुए तो मेरा नाम भी रक्षित राजवंश नहीं। इतना कहकर रक्षित भी बिस्तर के दूसरे साइड पर आकर लेट जाता है। अगली सुबह हवेली, डाइनिंग टेबल। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। प्रियांश हमेशा की तरह लगातार खाए जा रहा था। शिवन्या ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, वैसे भाई सब कुछ ठीक है तो आप भाभी को कब लेकर आ रहे हो। ऋषि शिवन्या की बात सुनकर रक्षित की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझसे क्या पूछ रही हो, अपने पति से पूछो।
शिवन्या एक नजर रक्षित को देखकर ऋषि से बोली, मेरे पति ने मौन व्रत धारण करके रखा है, इसलिए फिलहाल के लिए वो गूंगा हो गया है। प्रियांश रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में तुमने मौन व्रत धारण करके रखा है, लेकिन तुमने तो बताया नहीं। रक्षित प्रियांश को घूरते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें लगता है इन फालतू की चीजों को करने के लिए मेरे पास टाइम है, और तुम किस बेवकूफ लड़की की बात पर यकीन कर रहे हो? बेवकूफ लड़के? प्रियांश रक्षित की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, शिवन्या बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो तो काफी होशियार लड़की है, और तुम काफी लकी हो जो तुम्हें शिवन्या जैसी वाइफ मिली। शिवन्या एक नजर रक्षित को देखकर प्रियांश से बोली, वैसे प्रियांश, तुमने बताया नहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं? प्रियांश शिवन्या की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो यहाँ पर क्या करता, उसके साथ अभी चिल आउट कर रहा होता थी पहले, लेकिन अभी ब्रेकअप हो गया। शिवन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, जरूर इस रक्षित के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रहा होगा, और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छा सा लेक्चर सुना दिया होगा। प्रियांश शिवन्या की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति किसी को भी पागल कर सकता है? शिवन्या खुद की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही? इस हरी आंखों वाले दानव ने मुझे अपने प्यार में पागल कर रखा है। चैतन्य ऋषि के कान में धीरे से बोला, लगता है तुम्हारी बहन को कोई हाइड्रोज मिला नहीं है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही लवीडवी हो रही है। ऋषि चैतन्य की बात सुन उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, ये सब छोड़ो, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि रक्षित आगे क्या करने वाला है। शांतनु चैतन्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है तारा कहाँ पर है? शांतनु के सवाल पर चैतन्य उसे देखते हुए बोला, दिया से बात हुई थी, जब उसने कहा था कि तारा हवेली में ही है, अब बाकी मुझे नहीं पता। रक्षित शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड फार्म हाउस में है। रक्षित की बात सुन शांतनु तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता था पार्टनर, मेरे कुछ करने से पहले ही तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। रक्षित स्वैग में बोला, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इसीलिए एक दूसरे के पार्टनर है। एंड वन मोर थिंग, मैं तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने का हक नहीं देता। शांतनु कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, और मैं कभी खुद को चोट पहुंचा भी नहीं सकता। इतना कहकर शांतनु हवेली से फार्म हाउस की तरफ चला जाता है। सभी लोग अपना अपना नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। चैतन्य हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठा रहता है, तो दीक्षा आकर प्लेट समेटने लगती है। चैतन्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ आज फिर? दीक्षा चैतन्य के सवाल पर बोली, लेकिन सर मैं तो इसी घर में रहती हूँ ना, तो आज फिर कहने का आपका क्या मतलब है? चैतन्य दीक्षा के सवाल को सुनकर बोला, मेरे कहने का मतलब ये था कि इतने सारे सर्वेंट होने के बावजूद तुम आज फिर से प्लेट उठाने क्यों चली आए? दीक्षा शरारती आवाज में चैतन्य को देखते हुए बोली, दरअसल मुझे आपकी खुशबू बहुत पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा नजदीक से आपको स्मेल करने आ जाती हूँ। दीक्षा को लगा था चैतन्य थोड़ा शर्मीला किस्म का इंसान होगा, लेकिन उसे क्या पता चैतन्य से बड़ा बेशर्म उसे घर में और कोई नहीं था, इसलिए चैतन्य हल्का सा दीक्षा के करीब आकर बोला, अगर तुम्हें मुझे करीब से देखने का मन है तो यहाँ पर क्यों कह रही हो? चलो बेडरूम में तुम्हें मैं बहुत नजदीक से खुद को दिखा दूंगा। चैतन्य की बात सुनकर दीक्षा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए अपने कदम पीछे लेकर बोली, आई एम सॉरी सर, मैं बस आपके साथ मजाक कर रही थी, आपने तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। चैतन्य दीक्षा की बात पर बोला, इसमें मजाक वाली क्या बात है, मैं तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। इतना कहकर चैतन्य दीक्षा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। सुबह का वक्त, बीकानेर हवेली। दीक्षा घबराहट में चैतन्य के सीने से लगी हुई थी और चैतन्य उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। चैतन्य दीक्षा के थोड़ा और नजदीक आकर बोला, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? चैतन्य के सवाल पर दीक्षा उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, सर मैं आपसे कहा ना, मैं बस मजाक कर रही थी, आप इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो? मुझे काम करना है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चैतन्य कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? दीक्षा मुंह बनाते हुए बोली, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं यहाँ पर नहीं होती, बल्कि उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही होती। चैतन्य तिरछी मुस्कान के साथ बोला, वेल तुमने कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी? दीक्षा चैतन्य की बात सुना हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हो, आपकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है ना? चैतन्य अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या मैं तुम्हें लड़कीबाज नजर आता हूं जो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देकर किसी और के साथ रासलीला रचाएगा?
दीक्षा चैतन्य की तीखी आवाज पर जल्दी से बोली, आप गलत समझ रहे हो सर। आप ही तो कह रहे थे ना कि आपकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैंने बस सवाल किया। चैतन्य अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या तुम्हें मेरे अंदर कोई कमी नजर आ रही है? दीक्षा अपना सिर झुकाकर बोली, आपने कोई कमी नहीं है सर, लेकिन आप मलिक हो और मैं। चैतन्य अपनी आंखें छोटी करके बोला, बकवास भरी बातें करना बंद करो। मैंने कहा कि तुम मुझे डेट कर रही हो, सो कर रही हो। चैतन्य के इस तरीके से ऑर्डर देने वाले लहजे में कहने के बाद दीक्षा आगे और कुछ नहीं कह पाती। दीक्षा कुछ देर चुप रहकर चैतन्य से आगे बोली, ये बात अलग है कि आप मुझे पसंद हो, लेकिन अगर आप मुझे पसंद ही नहीं करते तो हम लोगों का डेट करने का क्या फायदा? चैतन्य तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मतलब मेरा सजेशन बिल्कुल सही था, तुम मुझे पसंद करती हो। दीक्षा चैतन्य को गलतफहमी ज्यादा हुआ देखकर जल्दी से बोली, आप गलत समझ रहे हो। मेरा इंटेंशन कभी भी आपका फायदा उठाना या फिर। चैतन्य दीक्षा की बात को पूरा होने से पहले ही बोला, समझ आ रहा है मुझे, और उससे भी ज्यादा जरूरी मैं इतना भी ज्यादा फिसलू नहीं हूं। दीक्षा चैतन्य की बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू मेरी बातों पर यकीन करने के लिए। वेल सर, क्या अब आप मुझे जाने देंगे? चैतन्य दीक्षा को और कसकर पकड़ते हुए बोला, ऐसे ही रहो ना, अच्छा लग रहा है। दीक्षा चैतन्य को खुद से दूर करते हुए बोली, आई नो सर, लेकिन मुझे अपना काम करना है, इसलिए प्लीज। चैतन्य दीक्षा की बात पर उससे दूर हो जाता है। दीक्षा एक नज़र चैतन्य को देखने के बाद फिर से अपने काम में लग जाती है। चैतन्य अपना सिर हिलाते हुए कैमरे की तरफ चला जाता है। हवेली, फार्म हाउस। शांतनु एक कमरे का दरवाजा खोलता है। शांतनु उसे कमरे के अंदर जाता है तो उसकी नज़र बिस्तर पर सो रही तारा पर जाती है। शांतनु तारा के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तारा। शांतनु के छूते ही तारा अपनी आंखें खोलकर शांतनु की तरफ देखती है और उसे कसकर गले लगा रोते हुए कहती है, आप कहाँ चले गए थे? शांतनु तारा को गले लगाते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रोना बंद करो। तारा शांतनु के कहने पर भी उससे दूर नहीं होती, जिस पर शांतनु एक गहरी सांस लेकर तारा के पीठ को थपथपाते हुए उससे दूर होकर कहता है, माय लिटिल बच्चा, रोना बंद करो। तारा शांतनु से दूर होकर नम आंखों में उसे देखते हुए बोली, आप सच में बहुत ज्यादा बुरे हो, आपने मुझे कितना परेशान किया। आपको पता है पापा कह रहे थे कि उन्होंने आपको मार दिया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ मत कीजिए, लेकिन आप अपने बात के बहुत जिद्दी हो। ये कहते हुए तारा शांतनु के पेट पर मुक्का मारती है। शांतनु तारा के हाथ को पकड़ते हुए बोला, मारना बंद करो और देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तारा शांतनु की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे इतना डराया और मैं आपसे शिकायत भी नहीं कर सकती, कितने रूड हो आप। शांतनु तारा के हाथों को छोड़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, तुम्हारा कल बर्थडे था ना, हम तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, आज रात को धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, तो अपना प्रॉमिस मत भूलना। तारा शांतनु के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोली, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे वापस उस घर में नहीं जाना प्लीज। माँ भी पापा के साथ यहाँ से चली गई। शांतनु तारा की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, तो चलो शॉपिंग पर चलते हैं और तुम जो भी लेना चाहती हो बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर ले सकती हो। तारा शांतनु की बात से खुश होकर बोली, आप सच में बहुत अच्छी हो। शांतनु अपना सिर हिला देता है और तारा को लेकर शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाता है। डायनेस्टी कंपनी। रक्षित बिना किसी एक्सप्रेशंस के अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी ऋषि अंदर आते हुए एक फाइल टेबल पर रखकर बोला, मुझे लगता है कि यह सब शिवन्या के डैड ने नहीं किया है। रक्षित ऋषि की बात पर एक नजर उसे देखने के बाद बोला, और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इन सब में सेपोली के डैड का कोई लेना देना नहीं है? ऋषि रक्षित की बात पर बोला, तुम्हें भी इस बारे में अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है। जो कुछ भी अब तक हो रहा था और आगे होगा सब कुछ तुम्हारे मास्टरमाइंड दिमाग के हिसाब से चल रहा है। रक्षित ऋषि की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है और ये भी पता था सेपोली ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। ऋषि रक्षित की बात पर बोला, इसका मतलब तुमने शिवन्या को सब कुछ बता दिया कि जो कुछ भी शांतनु के साथ हुआ था इन सब के पीछे। रक्षित ऋषि की बात को बीच में काट कर बोला, मैंने सेपोली को हमारे पुनर्जन्म के बारे में बताया है। ऋषि अपनी आंखें बड़ी करके बोला, तुमने शिवन्या को सब कुछ बता दिया और वो इतनी नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रक्षित अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता कि वह इतनी नॉर्मल क्यों है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर वह इतनी नॉर्मल ना रहे।
ऋषि कंफ्यूज भरी नजर से रक्षित की तरफ देखने लगता है, जिस पर रक्षित अपने कंधे उचका लेता है। मुंबई सिंगल हाउस। शिवाय अपने कमरे में बैठा हुआ था। प्रत्यक्ष कमरे में आकर बोला, पापा मुझे लगता है कि हमें बैटरी को सब कुछ बता देना चाहिए। शिवाय प्रत्यक्ष की बात पर बोला, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि रक्षित कुछ ना कुछ करने वाला है, क्योंकि वह इतना शांत बैठने वालों में से नहीं है और उसने शिवी को सब कुछ बता दिया है। प्रत्यक्ष शिवाय की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके बोला, जोड़ आपके कहने का मतलब है कि रक्षित ने बता दिया है कि वह एक। शिवाय अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। किसी को खोने का डर उसे होता है जो उसे खोना चाहता है, लेकिन रक्षित उसे तो अच्छे से पता है कि शिवन्या उससे दूर नहीं जाएगी। प्रत्यक्ष कंफ्यूज भरी नजर से शिवाय को देखते हुए बोला, लेकिन पापा अगर बैटरी को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया है तो हो सकता है उसके और हमारे रिश्ते के बीच में दरार आ जाए। शिवाय प्रत्यक्ष की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, शाम होने वाली है और कुछ दिनों बाद नाग पंचमी होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ खत्म होने से पहले ही सब कुछ कंट्रोल में हम लोग कर लें। प्रत्यक्ष शिवाय की बात पर कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, पापा मुझे राधिका से शादी करनी है, प्लीज आप उसके फैमिली वालों से बात कीजिए। शिवाय एक नजर प्रत्यक्ष को देखकर बोला, मुझे तुम्हारे रिश्ते की बात करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन दीक्षित तुम उसे संभाल सकते हो। प्रत्यक्ष शिवाय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं राजस्थान से निकलने से पहले दीक्षित की आंखों में बैटरी को पाने की चाहत देख ली थी और मेरे ख्याल से यह चाहत इतनी जल्दी उसके सर से नहीं उतरने वाली। शिवाय प्रत्यक्ष की बात सुनकर बोला, तो तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। प्रत्यक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं क्या कर सकता हूँ पापा, उसे ये बताने के अलावा थी शिवन्या ना उसकी कभी थी और ना कभी हो सकती है। रात का वक्त, हवेली, बीकानेर। रक्षित अपने काम को पूरा करने के बाद हवेली आता है तो देखता है मेन हॉल में कोई नहीं था। रक्षित सीधा अपने कमरे में चला आता है। रक्षित अपने कमरे में आता है तो उसकी नजर शिवन्या पर जाती है, जो कि बालकनी में ही ठंडी हवा में सो गई थी। रक्षित अपना कोट निकालकर बिस्तर पर रख देता है और अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ा देता है। रक्षित शिवन्या के पास आ उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाने लगता है तो शिवन्या रक्षित के कपड़े को कसकर पकड़ लेती है। रक्षित अपना सिर नीचे करके शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, सपोली क्या तुम जाग रही हो। रक्षित के सवाल पर शिवन्या कोई जवाब नहीं देती, जिस पर रक्षित शिवन्या को ले जाकर बिस्तर पर सुला देता है और ब्लैंकेट शिवन्या पर कवर कर देता है। रक्षित एक नज़र शिवन्या को देखकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद रक्षित वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है तो उसकी नज़र शिवन्या पर जाती है, जो कि अपनी आंखों को मलते हुए उबासी ले रही थी। शिवन्या रक्षित को कमरे में देखकर बोली, तुम कब आए और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। रक्षित शिवन्या की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, कहाँ तक मुझे पता है इच्छाधारी नाग और नागिन की याददाश्त बहुत तेज होती है, लेकिन तुम्हारी जरा कमजोर है। शिवन्या रक्षित की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, वैसे याददाश्त तो तुम्हारी भी बहुत कमजोर है, क्योंकि तुम्हें तमीज के 2 बोल भी याद नहीं रहते। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, तमीज कोई खाने की चीज नहीं है जिसे थाली में परोसकर हम किसी को भी बांट दे, आदमी उसके लायक भी होना चाहिए। शिवन्या अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, व्हाट यू मीन बाय दैट, तुम्हें लगता है कि मैं तमीज पाने के लायक भी नहीं हूं। रक्षित एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तुमसे झगड़ा करने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है सपोली, इसीलिए जाकर फ्रेश हो जाओ और डिनर के लिए नीचे आ जाओ। अगर भूख नहीं लगी है तो पानी पीकर पेट दबाकर सो जाओ। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, अरे मैं क्यों पैर दबाकर सो जाऊं, मेरा पति मुझे शादी करके यहाँ लेकर आया है। हाँ ये बात अलग है कि मैं दहेज नहीं दिया है, लेकिन उसके हर काम में मदद करती हूँ ना, तो उसके प्रॉपर्टी को खाने का भी तो हक मुझे है। रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें पूरा हक है मेरी प्रॉपर्टी को सफा चट करने का, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके जैसा काम भी करना होगा। शिवन्या कंफ्यूज होते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अभी अगर शुरू करते हैं तो 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में ये मत कहना कि तुम्हें भूख लगी है, क्योंकि मैं कुछ नहीं बनाने वाला। शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम निहायत ही बेशर्म इंसान हो, इस बारे में तो सभी को पता चल गया है अब तक, लेकिन हर वक्त तुम इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हो, ये पता नहीं था। रक्षित शिवन्या की बेइज्जती करने पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, कभी कभी होता है ना, गधा अपने आप को घोड़ा समझने लगता है। बिल्कुल तुम भी वैसे ही हो, तुम्हारे दिमाग में कीड़े पल रहे हैं।
शिवन्या तकिया उठाकर रक्षित को मारते हुए बोली, तुम्हारे दिमाग में कीड़े पल रहे हैं, मुझे मत कहो, तुम होते कौन हो मेरी इस तरीके से बेइज्जती करने वाले। रक्षित आगे बढ़कर शिवन्या के हाथ से तकिया लेकर उसे ही मारते हुए बोला, तुम हो अक्ल की अंधी, दिमाग से पैदल बैटरी और हमेशा मुझ पर रौब झाड़ती रहती हो। शिवन्या दूसरा तकिया उठाकर रक्षित को मारते हुए बोली, तुम हो खड़ूस, अकड़ू, एटीट्यूड से भरे हुए दिमाग से पैदल आदमी। रक्षित तकिया जमीन पर फेंक शिवन्या के ऊपर लपक कर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे बिस्तर पर धकेलकर उसके ऊपर आ जाता है। शिवन्या रक्षित की ऐसा करने पर एकटक उसे देखने लगती है। रक्षित हल्का सा अपना चेहरा शिवन्या के चेहरे के पास ला उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। शिवन्या की आंखें बंद हो जाती है। रक्षित शिवन्या को किस करने लगता है। करीब 5 मिनट के डीप किस के बाद शिवन्या और रक्षित एक दूसरे से अलग होते हैं। शिवन्या उम्मीद भरी नजरों से रक्षित को देखते हुए बोली, क्या हम दोनों अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते। रक्षित शिवन्या के सवाल पर बोला, मौका देने लायक रिश्ता भी होना चाहिए। ना तुम इस रिश्ते में रहना चाहती हो और ना मैं, तो किस उम्मीद से तुम यह फैसला ले रही हो। शिवन्या रक्षित के चेहरे को पकड़कर बोली, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हारे बात बात पर मुझे घूरने की, बिना मर्जी के मेरे पास आने की। मैं क्या करूं। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, अगर तुम मुझे महसूस करके उतावली हो रही हो तो वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से शावर ले लो, सारा गर्मी उतर जाएगा। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, एक बात बताओ, कहानी में पिछले जन्म में तो तुम इतने बेशर्म नहीं थे, इस जन्म में कैसे हो। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, पिछले जन्म में तुम बहुत खूबसूरत थी, इस जन्म में इतनी बदसूरत क्यों हो। शिवन्या मुंह बनाते हुए बोली, सब तुम्हारा किया कराया है, हमेशा कहते थे ना तुम्हें बदसूरत लड़कियां पसंद है, इसीलिए देखो इस जन्म में मैं बदसूरत हो गई। रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल उसी तरह पिछले जन्म में गंदा लॉयल था और इस जन्म में घटिया धोखेबाज हूं। रक्षित शिवन्या को खुद से दूर करते हुए बोली, बस तुमसे आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीत सकता। रक्षित शिवन्या से दूर होकर खड़ा होते हुए बोला, चलो सफाई अभियान में लग जाओ। शिवन्या पूरे रूम को एक नजर देखने के बाद मुंह बनाते हुए सारे कमरे को साफ करने लगती है। रक्षित शिवन्या की 2-3 फोटो खींचकर बोला, तुम इस पोज में बहुत खूबसूरत लग रही हो और बेहतर होगा कि तुम हर रोज ये कम करो, मेरे सर्वेंट को कम काम करना होगा। शिवन्या रक्षित की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोली, गंदे आदमी, तुम्हें अपनी बीवी की दर्द नजर नहीं आती और तुम्हें अपने सर्वेंट की दर्द नजर आता है, तुम निहायत ही घटिया हो। रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी, अगर तुम ज्यादा थक जाओगी तो मैं हूं ना तुम्हारा मसाज करने के लिए। शिवन्या रक्षित की बातों को इग्नोर कर सारा कमरा साफ करती है और सीधा बेडरूम से बाहर चली जाती है। डाइनिंग टेबल, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, शिवाय शांतनु के। शांतनु वहां से गायब था। चैतन्या पूरे टेबल पर नजर घुमाते हुए रक्षित से बोला, लगता है शांतनु ने विदाई ले ली है, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। रक्षित चैतन्य की बात सुनकर बोला, मैं अपने पार्टनर के खिलाफ बुराई नहीं सुन सकता, इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप अपना डिनर करो और कमरे में जाकर आराम करो। प्रियांश रक्षित की बात सुनकर बोला, हाँ मुझे पता है कि ब्रो बहुत ज्यादा बकवास करता, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल सही कहता है। शांतनु सच में पराया हो गया है, ऐसा कौन करता है अपने दोस्तों के साथ। ऋषि उन लोगों को समझाते हुए बोला, शांतनु अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है और डेटिंग के वक्त ये सब होना नॉर्मल है। काफी दिनों से वो दोनों मिले नहीं हैं, इसीलिए साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो तुम लोगों को जलन क्यों हो रही है। चैतन्य हैरानी से ऋषि को देखते हुए बोला, एक बात बताओ, सगाई होने की खुशी में तुम आजकल रोमांटिक नोवेल पढ़ने लगे हो क्या। कुछ ज्यादा ही मीठी बातें कर रहे हो जो हमारे हजम में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग आदमी हो। ऋषि चैतन्य को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, जरूरी नहीं है कि हर आदमी रोमांटिक बातें ना करें, तो इन फ्यूचर वो बात नहीं कर सकता, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। शिवन्या ऋषि की बात सुनकर बोली, अगर आप इतने ही ज्यादा रोमांटिक हो तो होने वाली चाहत भाभी को आप एक बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज क्यों नहीं करते। ऋषि शिवन्या की बात सुनकर बोला, शिवन्या, चाहत मेरी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना मेरा फर्ज है। शिवन्या हताश भरी नजरों से ऋषि को देखते हुए बोली, भाई जो चला गया सो चला गया, बीते हुए कल को याद करके आज को कोई खराब नहीं करता, तो प्लीज अपनी जिंदगी में मूव ऑन कीजिए। आपको 4 भाभी जैसी इतनी खूबसूरत और प्यारी वाइफ मिल रही है, आपको उन्हें प्यार से रखना चाहिए। ऋषि रक्षित की तरफ देखने लगता है,
जिस पर रक्षित कहता है, मुझे इस तरीके से देखने से कुछ नहीं होगा, मैं तो खुद इन सब में अनाड़ी हूं। शिवन्या ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, अरे अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगी। रक्षित शिवन्या का मजाक उड़ाते हुए बोला, मजाक ऐसा करो सपोली जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट हो सके, लेकिन तुम तो खुद का ही मजाक उड़ा रही हो। तुम्हें रोमांटिक तरीके से प्रपोज करना आता है क्या? बकवास कर रही हो तुम। शिवन्या रक्षित की बात सुनकर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं किसी को रोमांटिक तरीके से प्रपोज नहीं कर सकती? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हाँ, मैं हमेशा से सिंगल थी, लेकिन मेरे जितने भी क्लासमेट थे, लड़कों को पटाने की एडवाइस मुझसे लेने आते थे। प्रियांशु शिवन्या की बातों को सुनते हुए बोला, चल झूठी। शिवन्या प्रियांश को घूरते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर झूठी लिखा हुआ नजर आ रहा है? चैतन्य शिवन्या की बात सुनकर बोला, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके चेहरे पर वो लिखा हो, इंसान सफाई से भी झूठ बोल सकता है। रक्षित चैतन्य की बात पर बोला, लेकिन सपोली इंसान कहाँ है? वह तो जहरीली नागिन है, जरा बचकर रहना, कहीं तुम लोगों में से किसी को डस लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शिवन्या अपनी नजरें घुमा रक्षित को घूरते हुए बोली, तुम भी तो एक कल कोबरा हो, तो बेहतर होगा कि तुम भी हम लोगों से दूर रहो, क्या पता किसी दिन हम लोगों को डस लिया तो। रक्षित बुरी तरीके से शिवानिया को घूरने लगता है, जिस पर ऋषि बीच में आते हुए कहता है, अरे बस करो, बस बस, तुम लोग हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? क्या तुम दोनों शांति से नहीं रह सकते? शिवन्या ऋषि की बात पर रक्षित की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस जलनखोर आदमी से कहो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? जब भी मैं किसी से बात करती हूँ हमेशा बीच में बोलता रहता है, रिट्टू तोता कहीं का। रक्षित ऋषि से शिवन्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपनी इसमें बोली बहन के चक्कर में अपने इतने पुराने दोस्त को भूल जाओ, यही तुम्हारी दोस्ती थी, है ना ऋषि? ऋषि अपना हॉट नैपकिन से साफ करते हुए बोला, मेरा डिनर हो गया है, मैं जा रहा हूँ कमरे में और तुम सभी अपना अपना जानो। इतना कहकर ऋषि सब लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शिवन्या घूरकर रक्षित की तरफ देखने के बाद अपना बिना चुपचाप करती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रक्षित कुछ सोचकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। फार्म हाउस। शांतनु और तारा बेडरूम में थे। शांतनु ने काफी अच्छे तरीके से बेडरूम को तैयार किया था, एक बर्थडे पार्टी के लिए वो रूम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार था। शांतनु तारा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए बोला, बताओ मुझे कैसा लग रहा है तुम्हें ये सरप्राइज? तारा शांतनु की बात सुनकर खुश होकर उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर बोली, आपको नहीं पता मुझे ये सरप्राइज कितना ज्यादा पसंद आया, मैं आपको कभी नहीं छोड़ना चाहती। शांतनु तारा के गाल पर किस करते बोला, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। बीकानेर हवेली, रात का वक्त। तारा और शांतनु एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। कुछ देर बाद शांतनु तारा से अलग होते हुए बोला, चलो पहले केक कट करो, आखिर तुम्हारा बर्थडे जो सेलिब्रेट करना है। तारा शांतनु की बात पर अपना सिर हिलाती है और कॉफी टेबल पर रखे केक के पास जाकर बैठ जाती है। शांतनु उसके सामने वाले सोफे पर बैठने लगता है, जिस पर तारा उसके हाथ को पकड़कर कहती है, आप मेरे साथ बैठो ना। शांतनु तारा की बात पर उसके बगल में बैठते हुए बोला, लेकिन बर्थडे तो तुम्हारा है ना। तारा शांतनु के हाथ को पकड़कर अपने हाथ पर रखते हुए बोली, लेकिन मेरा बर्थडे तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो ना, तो मुझे आपके साथ सेलिब्रेट करना है, तो चलिए मेरे साथ मिलकर केक कट कीजिए। तारा की बात सुनकर शांतनु उसके साथ मिलकर केक कट करता है और केक कट करने के बाद शांतनु एक बड़ा सा पीस केक का कट करके तारा की तरफ बढ़ा देता है। तारा मुस्कुराते हुए केक का बाइट लेती है और शांतनु भी इस केक को खा लेता है। तारा अपना हाथ आगे करते हुए शांतनु से बोली, मेरा बर्थडे गिफ्ट। शांतनु कुछ देर उसके खाली हाथ को देखकर बोला, मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए कोई भी बर्थडे प्रेजेंट नहीं लिया है, लेकिन तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए ले सकता हूँ। तारा शांतनु की बात पर पाउट बनाते हुए बोली, हम दोनों। शांतनु अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, व्हाट? तारा मुस्कुराते हुए शांतनु को देखकर बोली, कैन वी बोथ डांस टू अ रोमांटिक सॉन्ग? शांतनु तारा की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोल, बस इतनी सी बात। तारा शांतनु की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, बस इतना सा। शांतनु कुछ देर रुक कर बोला, लेकिन यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम नहीं है। तारा जल्दी से अलेक्सा, जिसे उसने आज ही खरीदा था, उसे लेकर आती है और शांतनु की सब देखते हुए कहती है, म्यूजिक सिस्टम का इंतजाम हो गया। शांतनु एक नज़र अलेक्सा और एक नज़र तारा को देखने के बाद खड़ा होकर बोला,
कौन से सॉन्ग में डांस करोगी? तारा कुछ देर सोचकर बोली, मुझे कुछ अच्छा सा सॉन्ग याद नहीं आ रहा। शांतनु अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें डांस भी करना है और तुम्हें पता भी नहीं है कि कौन से सॉन्ग में करना है। तारा शांतनु की बात पर बोली, एक बात बताइए, सैड सॉन्ग सबसे ज्यादा रोमांटिक होता है, तो क्या हम सैड सॉन्ग में डांस करेंगे? शांतनु एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सॉन्ग प्ले करता हूं। इतना कहकर शांतनु अलेक्सा की तरफ देखकर कहता है, अलेक्सा प्ले द सॉन्ग एक मुलाकात। तारा शांतनु की तरफ देखते हुए बोली, हम इस सॉन्ग पर डांस करेंगे। शांतनु तारा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, ऑब्वियसली, अब मैंने रोमांटिक सॉन्ग जगराता के लिए तो प्ले नहीं करवाया। अचानक शांतनु के खींचने से तारा सीधा उसके सीने से जान लगती है। शांतनु तारा को ठीक से खड़ा करता है तो सॉन्ग प्ले होना शुरू होता है। मैं भी हूं तो भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। तारा अपना सर उठाकर शांतनु की तरफ देखने रखती है तो शांतनु तारा के होठों पर लगे केक को हल्का सा लिक कर लेता है, जिससे तारा के गाल लाल हो जाते हैं। मैं भी हूं तो भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। तारा शांतनु के चेहरे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं, एक तरफ दिल कहीं। एहसास की जमीन पे क्यों धुआं उठ रहा है, जल रहा दिल मेरा क्यों पता कुछ नहीं। शांतनु तारा की बात को सुन मुस्कुराते हुए बोला, क्यों ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही, मुसलसल नजर बरसती रही। तरसते हैं हम भीगे बरसात में, एक मुलाकात में, बात ही बात में। उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया, कल तलाक जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में, बात ही बात में, उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। इसी रोमांटिक सॉन्ग के साथ उन लोगों का डांस खत्म होता है और शांतनु तारा के चेहरे को पकड़कर उसे किस करने लगता है। तारा अपनी आंखें बंद कर शांतनु के किस का जवाब देने लगती है तो शांतनु तारा से दूर होकर कहता है, हम आगे बढ़ेंगे क्या, या यही रुकना है? तारा अपनी आंखें खोल शांतनु को देखते हुए बोली, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। शांतनु तारा के गालों पर अपने अंगूठे को रगड़ते हुए बोला, हम दोनों आगे बढ़ेंगे या फिर यही रुकेंगे, मैंने ये पूछा। तारा के गाल लाल हो जाते हैं। तारा अपना सिर झुकाने लगती है, जिस पर शांतनु उसके चेहरे को ऊपर करके कहता है, तारा मैंने तुमसे सवाल किया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो मुझे जवाब दो। तारा शांतनु के बात को सुनकर कुछ देर सोचकर बोली, हम दोनों शादी कब करेंगे? शांतनु अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा? शांतनु सान्याल के खून में वो नहीं है। तारा शांतनु के बात पर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मैंने बस सवाल किया। शांतनु तारा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम जब कहोगी मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। तारा अपनी आंखों में चमक लिए बोली, हम 5 साल एक दूसरे को डेट करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, तब तक कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। शांतनु तारा की बात सुनकर हल्का मुस्कुरा कर बोला, कभी कोई जबरदस्ती नहीं होगी, किसी चीज के लिए नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तारा शांतनु के बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, शर्त? कैसी शर्त? शांतनु तारा के चेहरे को पकड़कर बोला, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। तारा शांतनु की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और कहती है, इसमें भी कोई पूछने की बात है, और वैसे भी अब तो मैं अपना घर छोड़कर आ चुकी हूं, तो मैं आपके अलावा किसी और के साथ रह भी नहीं सकती। शांतनु तारा की बात सुन मुस्कुराते हुए तारा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, लिटली, तुम बहुत खूबसूरत हो। तारा शांतनु की बात सुन उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर शांतनु तारा को लिफ्ट करता है, जिस कारण तारा अपने पर शांतनु के कमर पर लपेट लेती है। शांतनु तारा के गले के पीछे हाथ रख अपना एक हाथ से तारा के कमर को पकड़ लेता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। तारा शांतनु के गले में अपनी बाहें डाल लेती है और शांतनु को किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बेड पर आ जाते हैं। शांतनु तारा को बिस्तर पर बैठा देता है और पैकेट निकलते हुए कहता है, तुम्हें फ्लेवर चाहिए था ना?
तारा शांतनु की बात पर पैकेट को देखते हुए बोली, मेरा पहली बार है। शांतनु तारा की बात पर पैकेट को दराज पर रखते हुए बोला, सो यू वॉन्ट रॉ? शांतनु के सवाल पर तारा अपना सिर हिला देती है, जिस पर शांतनु अपना शर्ट निकालकर फेंक देता है और तारा की तरफ बढ़कर उसके गले पर किस करने लगता है। तारा अपनी आंखें बंद करके शांतनु के छुअन को महसूस करने लगती है। शांतनु तारा तो किस करते हुए उसके वन स्ट्रैप ड्रेस के स्ट्रैप को दांतों से खींचते हुए उसके कंधे पर किस करने लगता है। शांतनु किस करते हुए बाइट करता है तो तारा के हाथ शांतनु के बालों में चले जाते हैं और तारा हल्का सिसकने लगती है। शांतनु तारा को किस करते हुए उसके कपड़ों को अलग कर देता है और तारा के पैरों को अलग करते हुए कहता है, योर थिंग इज ब्यूटिफुल लाइक यू। तारा शांतनु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, आप भी। शांतनु तारा की बात पर हल्का सा झुककर तारा के सीने पर बने तिल को किस करने लगता है। तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। शांतनु अब पूरी तरीके से तारा पर हावी हो चुका था। तारा के गले में अपनी बाहें डाल लेती है। शांतनु तारा के होठों पर हल्का सा किस करके बोला, जस्ट अ लिटिल पेन, यूर रेडी। तारा शांतनु की बात पर अपना सिर हिला देती है तो शांतनु तारा को हल्का सा शिफ्ट करके खुद को तारा में शिफ्ट करता है और तारा के होठों पर किस करने लगता है। धीरे धीरे तारा की सांसें तेज होने लगती है और उसकी पकड़ शांतनु की कमर पर कसने लगती है, जिस पर शांतनु उसके होठों को फोर्सफुली शक करने लगता है। तारा शांतनु के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश करती है तो शांतनु धीरे से कहता है, थोड़ी देर और मैं जेंटल रहूंगा। तारा शांतनु की बात पर धीरे धीरे रोने लगती है, जिस पर शांतनु तारा की आंखों से निकल रहे हैं आंसू को साफ करते हुए अपने आप को एक बार फिर स्विच करके प्रेस करता है। तारा अपने पर शांतनु के कमर पर लपेट लेती है। शांतनु तारा धीरे धीरे एक होने लगते हैं। करीब 1 घंटे बाद तारा शांतनु के सीने पर लगी उसके ऊपर सो रही थी। शांतनु तारा के नेकेड पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था। शांतनु तारा के लाल पड़ चुके चेहरे को देखते हुए बोला, बच्चा, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा और ना ही कभी अपने गुस्से में तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, तुम्हें अपने हाथ से यूं ही नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर शांतनु तारा के माथे पर चूम लेता है और ब्लैंकेट एक दूसरे के ऊपर ठीक से कवर कर लेता है और लाइट ऑफ कर देता है। अगली सुबह रक्षित का कमरा। रक्षित रात भर स्टडी रूम में रहने के बाद कमरे में आता है तो देखता है एक ब्लैंकेट जमीन पर गई हुई थी और दोनों तकिए भी जमीन पर गिरे हुए थे और शिवन्या पूरे बिस्तर पर लोटपोट होकर सो रही थी। रक्षित शिवन्या के पास जाकर उसके बच्च पर थप्पड़ मारकर उसे उठाने की कोशिश करता है तो शिवन्या करवट बदलकर फिर से सो जाती है। रक्षित शिवन्या के कंधे को पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला, ओह कुंभकर्ण की सौतेली बेटी, उठाओ, देखो सूरज तुम्हारे सिर पर चमक रहा है। तभी एक थप्पड़ रक्षित के गाल पर पड़ती है। रक्षित का गाल लाल हो जाता है और वो हैरानी से शिवन्या की तरफ देखने लगता है, जो कि नींद में कराटे खेल रही थी। रक्षित गुस्से में शिवन्या को घूरते हुए जबरदस्ती उसे उठता है तो शिवन्या रक्षित को पकड़कर उसके ऊपर आकर सो जाती है। रक्षित इरिटेशन में चिल्लाते हुए बोला, सपोली की बच्ची, मैं कह रहा हूं ना, चुपचाप उठ जाओ वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। शिवन्या रक्षित के चिल्लाने पर अपनी आंखें खोल उसे देखते हुए बोली, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी भाग गई हो। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, सुबह सुबह अच्छी बातें मत किया करो। अब तक शिवन्या की पूरी नींद खुल चुकी थी। वो रक्षित को बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, अगर मैं किसी के साथ भाग जाती हूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? कितने गंदे हो तुम, अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत थी तो जबरदस्ती शादी क्यों की? रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, किस्मत फूट गई थी मेरी, मती मारी गई थी, जो मैं तुम्हारे पीछे पड़कर तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली। शिवन्या मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुमने और कुछ भी अनाप शनाप कहा तो मैं किसी और के साथ चक्कर चला लूंगी, फिर बाद में मत कहना। लड़की हाथ से निकल गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।